Welcome in the next lecture. Proceeding in electrostatic, we have reached the dipole and electric intensity due to dipole. तो पूरा फ्रेश मूड है बच्चों, फ्रेश लेक्चर है. यू आर अलर्ट. पिछले सारे फार्मूले आप साथ साथ करते जा रहे हैं, चाहे कूलॉम्स लॉ हो सिंपल, चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, चाहे एक्सियल केस हम कर चुके थे. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन 2 kp/r³ टुवर्ड्स लाइट. और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन kp/r³ एंड डायरेक्शन भी साथ याद रखनी है बच्चों. परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन एंड टुवर्ड्स लेफ्ट. पर लेफ्ट के साथ ये याद रखना कि लेफ्ट में आपने नेगेटिव चार्ज दिया है. न्यूमेरिकल्स भी हम प्रोसीड कर रहे हैं. कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भाई इसका सोल्यूशन. तो बच्चों हर सोल्यूशन देंगे. जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए जरूर पूछो, हेजिटेट नहीं करना. कई बच्चे सोचते हैं, तो जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में वो तो अति प्रिय हैं ही, वो तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे. लेकिन जो मीडियोकर हैं या कमज़ोर बच्चे हैं, मैं हमेशा उनके साथ भी हूँ. इसलिए बच्चों एक पैशन होता है बच्चों को पढ़ाने का. इसलिए इस लॉकडाउन की स्टेज में भी बच्चों बड़ा ज़रूरी है, एक मन है बस कुछ करके दिखाने का. और ऐसा ही फीलिंग्स आपने क्रिएट करनी है बच्चों. देश के लिए डॉक्टर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कर रहा है, तो टीचर्स क्यों पीछे रहे. आई फील प्राउड इन सेइंग दैट आई एम ए टीचर. You should also be proud in saying that you are attached with your profession. You should love your profession बच्चों. वतन मोहब्बत में मेरी जान कुर्बान हो जाए. देश के लिए हमारी जान कुर्बान हो जाए. वतन मोहब्बत, वतन से मोहब्बत करना बच्चों. देश के लिए कुछ कर गुजरने का समय है. आप बहुत करो. मैक्सिमम पढ़ाई करके आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो. वतन मोहब्बत में मेरी जान कुर्बान हो जाए. ऐ मेरे वतन, मेरी जान तुझ पे फना हो जाए. तो देश के लिए मर मिटो. बहुत कुछ करना है. जी करता है कुछ और भी दूं. तो बच्चों वो कमज़ोर बच्चे ये ना सोचें कि मैं किसी बात का सलूशन नहीं बताऊंगा. कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे, ग्राफ्स भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. न केवल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के लिए, बल्कि एंट्रेंस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको बीट करना है बच्चों, क्रैक करना है. ऐसी डिटर्मिनेशन के साथ इस लॉकडाउन पीरियड का मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ, है ना. सो स्टे एट होम, स्टे सेफ. आपको घर रहना है, मैक्सिमम काम करना है. बस आपको टारगेट याद रहना चाहिए कि मुझे ये करना है. तो कभी भी ये ना सोचा करो कि ये चीज़ नहीं आई. बस पैशन होना चाहिए कर गुजरने का. देन सक्सेस आपके पास खुद चल के आएगी पक्का. चलिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल. कम ऑन, हमने एक्सियल केस कर लिया और आपको आंसर याद हो गया. E ड्यू टू एक्सियल आंसर आया था 2 kp/r³. साथ में ये याद रखना है टू द राइट. और जो इक्वेटोरियल आया था बच्चों, वो भी तुम्हें याद रखना है. वो आया था kp/r³. ये शॉर्ट डाइपोल बना, इसीलिए तो शॉर्ट किया जाता है बच्चों. कि आप लोग शॉर्ट क्यों किया जाता है, ताकि आंसर एक रिमेम्बरेबल आंसर हो जाए. आंसर को शॉर्ट इसलिए किया जाता है ना. ये खाली याद रखना, इसकी डायरेक्शन भी याद रखनी है. परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन एंड टू द लेफ्ट. वो लेफ्ट के साथ डायग्राम के साथ ध्यान रखना, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. अब तीसरा केस करेंगे. ये फर्स्ट केस था बच्चों हमारा, ये सेकंड केस था. अब थर्ड केस ये है. टू फाइंड, कम ऑन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल at a point lying neither on that nor on that, neither on axial nor on equatorial line. तो इसलिए कोई चीज़ समझ में ना आए, एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो को देखें, फिर आए, रिंग करें,
व्हाट्सएप करें, कुछ भी करें, यू विल फाइंड आंसर, आप चिंता ना करें। एक आदत ऐसी डालते हैं, तुम पढ़े बिना नहीं रह सकते, हम पढ़ाए बिना नहीं रह सकते। इसलिए बच्चों आदत होनी चाहिए कर गुजरने की, एक पैशन होना चाहिए, टशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए जीत का, तो जीत आपकी जरूर होगी बच्चों। तू और मेरी आदत बन गई, छड़ मनी सकदा, दिल निकल जाए पर दिल विचों कढ़ मनी सकदा, साह दे नाल याद आएगी तैनू मेरी वफा, तेरे बिना है खाली मेरा जिंदगी दा सफा, जो दिल विच थां है तेरी कोई होर नहीं ले सकदा, मेरे बिन भी तेरे ना कोई होर नहीं रह सकदा। तो बच्चों जो टीचर के दिल में था मीन्स जगह होती है बच्चों की, वो और कोई नहीं ले सकता बच्चों। इस पैशन के साथ कम ऑन, जीत के साथ चलेंगे। आइए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट ए पॉइंट lying neither on axial nor on equatorial line, nor on equatorial line। अब ये वाला केस, लेकिन ये वाला केस मैंने बोल दिया था आपको, ये तभी समझ आएगा जब वो दोनों आंसर याद होंगे। ई एक्सियल टू केपी बाय आर क्यूब टुवर्ड्स राइट, केपी बाय आर क्यूब परपेंडिकुलर टू इक्वेटर लाइन एंड टुवर्ड्स लेफ्ट। लेट अस सी, दिस इज योर डायपोल, जिसको हम कहते थे डब्बी डायपोल। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने तुम्हें बताई थी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है ना। और हम अगर ये पॉइंट यहाँ पे ले लें तो इक्वेटोरियल हो जाएगा, यहाँ पे ले लें तो एक्सियल, पर हमें तो ना इक्वेटोरियल लेना है ना एक्सियल लेना है। जैसा बोला नाइदर ऑन एक्सियल नॉर ऑन इक्वेटोरियल, कितना डिस्टेंस है सपोज दिस इज द थीटा एंगल, दिस इज LL to L, इलेक्ट्रिक डायपोल। नेगेटिव से पॉजिटिव होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को P वेक्टर से दिखाते थे, रेजोल्यूशन कर देंगे, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। ये कौन है P का एक टुकड़ा क्या होगा बच्चों, P cos थीटा, दूसरा टुकड़ा बिल्कुल ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा, उसका हम दूसरे टुकड़े को P2 P sin थीटा। ठीक वैसे जैसे 11th में रेजोल्यूशन किया था जब आपने फुटबॉल को किक मारी थी, प्रोजेक्टाइल याद होगा सब बच्चों को, U वेलोसिटी U cos थीटा U sin थीटा, horizontal component vertical component। In the similar way you can write this P cos थीटा P sin थीटा। Come on, जल्दी जल्दी करें। ये P है, P cos P sin, तो P डायपोल के आपने दो टुकड़े कर लिए बच्चों। P डायपोल के कारण हमें निकालना है, एक टुकड़ा P1 दूसरा P2। P1 को बोल देंगे P cos थीटा, P2 को बोल देंगे P sin थीटा। पहले एक टुकड़े का निकालेंगे P1 के कारण, तो देखो ये P1 को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि सब बच्चों का ध्यान इस पे जाए। P1 एक टुकड़ा है, इसके कारण मुझे निकालना है, पहले इस वाले टुकड़े का निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो डायपोल का टुकड़ा डायपोल ही होगा ना, डायपोल के दो टुकड़े हैं, these two parts, ये भी तो डायपोल्स होंगे। P1 एक डायपोल है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे निकालना है ना, ये वो पॉइंट है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा बनाने की कोशिश। ये पॉइंट है, ये डायपोल है, बस और कुछ मत देखो। तुम्हें पेड़ नहीं दिखना चाहिए, पेड़ पे चिड़िया नहीं, चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। कंसंट्रेट ऑन योर टारगेट, कम ऑन। ये P1 एक डायपोल है, डायपोल के कारण यहाँ निकालना, अरे ये डायपोल उसी लाइन को लंबा बढ़ा के पॉइंट है ना, उसी लाइन को प्रोड्यूस करके, अरे ये तो एक्सियल केस होता है, कम ऑन। तो पहले इस वाले टुकड़े का हम निकालेंगे, मैं बोल दूंगा ये बात, एकदम अलर्ट रहो। E1 एट M पॉइंट ड्यू टू, ये किसके कारण है देखो, P1 डायपोल के कारण। P1 डायपोल का है, आप सबको दिख रहा है, इसके कारण यहाँ निकालना है, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सियल केस है ये। एक्सियल क्यों? क्योंकि ये डायपोल और ये पॉइंट इसी लाइन को प्रोड्यूस करके जो होता है वो एक्सियल केस होता है। एक्सियल का आंसर लगा देंगे, एक्सियल का आंसर तुम्हें याद हो गया 2kp/r³, बस p की जगह P1 कर देंगे, P1 बोल दिया ना, ड्यू टू P1 डायपोल। और टुवर्ड्स राइट, टू द राइट,
उसी लाइन पे टुवर्ड्स राइट, कम ऑन। तो E1 की डायरेक्शन आपको पता लग गई बच्चों, टुवर्ड्स। तो बिल्कुल वही बात जो कल की उसको यूज किया। अब टारगेट पॉइंट तो ये है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। दूसरा टुकड़े की बात करो, दूसरे को भी मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपका ध्यान और कहीं ना जाए, आपको चिड़िया नहीं दिखाई दे, चिड़िया की आंख दिखाई दे। टारगेट, ये डायपोल बच्चों, ये डायपोल और ये पॉइंट, ये डायपोल और ये पॉइंट, ये डायपोल ये पॉइंट। एकदम एक बात कंसंट्रेट कर रही होगी, एकदम एक बात कंसंट्रेट कर रही होगी, क्या? ये डायपोल और ये पॉइंट। और ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इक्वेटोरियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन वाला फार्मूला लग जाएगा। इसलिए हम बोल देंगे E2 एट M पॉइंट ड्यू टू P2 डायपोल। वो P1 था ना, ये P2 डायपोल। और ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वेटोरियल केस है ये। जैसे डायलेक्ट, लोकल डायलेक्ट होता है, एक्सियल केस सहयोग, इक्वेटोरियल केस सहयोग, और किन्ने कोनी, और वो तुमने पहले कर ही लिया। इसलिए मैंने आपको कल अवेयर कर दिया था आपको कि ये दोनों केसेस याद होंगे तो ही तीसरा केस समझ आएगा। तो जो ओबीडिएंट स्टूडेंट्स होते हैं वो तो करके आते हैं और उनको आगे समझ आता है, उनको मज़ा आता है। और जो नहीं करके आते उनको लगता है कि क्या मज़ा आ गया, उनको लगता है नहीं कुछ नहीं। क्यों? गलती तो उनकी है ना, पिछला नहीं कर पाए। कम ऑन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एम पॉइंट इनटू P1 डायपोल। P1 के कारण जब निकाल रहे हो, P1 के कारण, तो ये इसी लाइन पे है। एक्सियल केस, एक्सियल का आंसर लगा दिया, डायरेक्शन की। इक्वेटोरियल का आंसर बताइए क्या था E2 का? KP/R³ ना, KP/R³। इसलिए देखो ये फॉर्मूला मैंने रब नहीं किया। और डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो ये डायपोल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर और लेफ्ट में ये E2 की डायरेक्शन होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये कौन हो गया? E2। ये E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू ये है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? लो पैरेललोग्राम A² + B² + 2AB cos थीटा अंडर द रूट, उसी तरह निकाल देंगे बस। टॉपिक इज ओवर। अब तो 11th क्लास की तरह पैरेललोग्राम लो लगाओ और आगे बढ़ जाओ बस। ये जो दो टुकड़े हमने किए थे ये तो याद रखने हैं आपने। ये लिखा हुआ P1 की वैल्यू P cos थीटा, P2 की वैल्यू P sin थीटा, और E1 की वैल्यू क्या है? E1 की वैल्यू ये रही, E2 की वैल्यू बच्चों ये है। इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? E नेट रिजल्टेंट बोल देंगे ऐसे, A² + B² + 2AB cos थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है? E1 एंगल के बीच का, यानी कि 90। cos 90 0, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। बस आपके पास वैल्यूज है सारी। E1 की वैल्यू कहाँ है? यानी इसका स्क्वायर कर दो जल्दी जल्दी, 4k² P1² R6 R³ का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर कर दो जल्दी जल्दी। E2 कहाँ है? ये रहा, इसका स्क्वायर कर दो, a² P2² R6। कुछ कॉमन, कुछ आंसर, बस सिंपल है, बाकी आंसर आ जाएगा। ये देखो E नेट के बहुत करीब है, आंसर के पास पहुंच रहे हो आप लोग। कम ऑन, 4k² P1² की वैल्यू P cos थीटा, P² cos थीटा अपॉन R6 प्लस k² P2² की वैल्यू P sin थीटा। कम ऑन, P² sin² थीटा R6 कॉमन, R6 कॉमन आ जाएगा दोनों साइड से, कॉमन ले लो, K भी कॉमन। कम ऑन, K P/R³, k² अंडर से बाहर K, P² अंडर से बाहर P, R6 अंडर से बाहर R³। अंदर बच गया बच्चों 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। This can be rewritten as KP/R³। 4 को लिखा जा सकता है 3 cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस sin² थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, 4 cos² को 3 + 1 कर दिया ताकि cos² और ये sin² एज इट इज, ताकि फाइनल आंसर आप लिख पाए KP/R³ अंडर रूट 3 cos² थीटा प्लस 1 cos² प्लस sin² इज 1। दिस इज E
नेट। आपको याद है 11th क्लास से रिजल्टेंट जो निकालते हैं, कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड डायगोनल इज द रिजल्टेंट। ये वेक्टर कौन है? E1, ये E2, डायगोनल ये E नेट होगा, E नेट। ये एंगल अगर हम अल्फा ले लें तो डायरेक्शन का भी फॉर्मूला आपको याद है। ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री था, तो 90 ले लिया। ये थीटा, ये वाला एंगल है, याद रखिए। तो ये तो मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन के लिए tan अल्फा वाला फार्मूला आपको याद होगा। जब एक वेक्टर ए होता था, बी होता था और एंगल थीटा होता था, पैरेललोग्राम लॉ में ऐसे होता था बच्चों, आपको याद होगा। ये थीटा एंगल, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट डायगोनल होता था। तो थीटा एंगल पूरा और अल्फा ये होता था। तो tan अल्फा का भी तो फार्मूला होता था, याद है ना सबको? b sin थीटा a प्लस b cos थीटा, वो डायरेक्शन के लिए। और मैग्नीट्यूड का होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो डायरेक्शन वाला निकालेंगे फार्मूला लगा के, डायरेक्शन वाला फार्मूला ऐसे कि टेंजेंट अल्फा इक्वल टू b sin थीटा, b की जगह तो e2 है, e2 sin 90, थीटा 90 है E1 और E2 के बीच में, E1 और E2 के बीच में 90, पूरा 90 अपॉन E1 प्लस E2 cos 90, cos 90 0, sin 90 1 into this 1, E2 रहेगा, ये इसको भी कर देगा 0। तो E2 by E1, E2 की वैल्यू तुम्हारे पास है, E1 की वैल्यू तुम्हारे पास है, E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू जल्दी जल्दी पुट करते हैं। क्या वैल्यू है E2 की? KP by R क्यूब, E2 KP2 by R क्यूब, और E1 की वैल्यू है बच्चों 2KP1 by R क्यूब, 2 K से K कैंसिल, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, तो ये बच गया बच्चों P2 by 2P1। P2 और P1 की वैल्यू नहीं, तो देखो टेंजेंट अल्फा का रिलेशन आपके पास आ गया। P2 P sin थीटा है, देखो ये P1 P cos थीटा है, ये कट गया हाफ tan थीटा। सो अल्फा इज tan इनवर्स half tan theta. This is direction. This is magnitude. Kp by r cube under root 3 cos square theta plus 1. This is magnitude. Alpha is equal to tan inverse half tan theta. This is the direction. Actually ये जनरल केस है, इसको ऐसा भी कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल एट एनी फार पॉइंट। जनरल इसलिए कि बाकी दोनों केसेस इस केस से डिराइव किए जा सकते हैं। कैसे? अगर ये थीटा 0 हो जाए, यानी ये लाइन इस लाइन के ऊपर लेट जाए तो थीटा 0 हो जाएगा, तो एक्सियल केस बन जाएगा। तो आंसर में भी देखो थीटा 0 पुट करोगे, cos 0 1, 3 plus 1 4, 4 का रूट 2, 2 Kp by R क्यूब, ये वही आंसर आ गया। दोबारा समझो अगर समझ नहीं आया तो। ये टेढ़ी लाइन है, ये नाइदर ऑन एक्सियल नॉर ऑन इक्वेटर। अगर ये लाइन इसके साथ लेट जाए, एक्सिस ऑफ द डायपोल के ऊपर गिर जाए, तो ये थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 रखो। अगर ये लाइन ऐसे टेढ़ी ना हो, ऐसे बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों? देखो थीटा 90 और यहाँ 90 पुट कर दो, cos 90 0, 0 plus 1 is 1, तो आंसर होगा Kp by R क्यूब। और ये तो इक्वेटोरियल केस का आंसर है। इसलिए दोनों केसेस इस केस से डिराइव हो जाते हैं, इसको जनरल केस कहते हैं। घबराना नहीं, नहीं समझ में आए तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन ये दोनों पार्ट कवर होते हैं। अब तीनों केसेस हमने कर लिए। Point lies on axial line 2 Kp by R cube towards right. Point lies on equator line Kp by R cube perpendicular to equator line and towards negative charge. Or if the point lies neither on axial nor on equatorial, answer is Kp by R cube under root 3 cos square theta plus 1. This is the magnitude. Direction के लिए alpha is equal to tan inverse half tan theta. Mind it. ये तीनों फॉर्मूले with magnitude and direction you have to remember for numericals. एक न्यूमेरिकल और इन 3 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल डेट श्योर न्यू का न्यू डिराइव करना आता है बोर्ड एग्जाम में, और एंट्रेंस एग्जाम में इन पे न्यूमेरिकल जरूर आता है। माइंड इट। लेट अस गो। न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। एसएचएम का न्यूमेरिकल कर लिया, दोनों ही एसएचएम होंगे, ये हमने कर लिया। दोनों एसएचएम एक बार फिर याद दिला दूं, कुछ बच्चों को डाउट था ये क्यों, मिडिल पे क्यों। अगर इसको राइट में धक्का मारेंगे
तो यूं एसएचएम करेगा, टाइम पीरियड निकाल दिया। अगर ऐसा कह दिया हो आपको क्यों और ये नेगेटिव चार्ज बोल दिया और थोड़ा सा ऊपर धक्का दे दिया एक्स डिस्प्लेसमेंट से, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट तो हमने एक्स ही लिया था, अब ऊपर कर दिया, तो फिर ये क्या करेगा, यूं एसएचएम। इसकी स्टेटमेंट उस पेपर में नहीं थी, ये कल बताया था, यूं भी एसएचएम है, यूं भी एसएचएम है। दोनों का आंसर और डिफरेंट आया था, √2 टाइम्स का फर्क आया है टाइम पीरियड जब डिराइव किया। इसमें ध्यान रखना, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। और उससे अगला क्वेश्चन करेंगे जो नोट्स में दिया हुआ है, और स्टेटमेंट भी लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए क्या क्वेश्चन है। देखो ये पिथ बॉल्स हैं बच्चों, दो, और वो ऐसे लटकी हुई हैं, दो पिथ बॉल्स, दोनों के ऊपर आइडेंटिकल चार्ज है क्यों और एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। L इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड, एस, ठीक है, ऐसा थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल, ये ऐसा। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m, मास इसका m दिया हुआ है, तो वेट इसका क्या हो गया, mg, मास m है ना, तो वेट mg, ठीक है। नाउ देयर इज इक्विलिब्रियम, ये टू चार्ज स्फीयर एंड दिस थीटा इज गिवन, ये थीटा दिया हुआ है 15 डिग्री ओनली, 15 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। आपका सवाल क्या है, व्हेन दे आर डिप्ड इन द लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, एंगल रिमेन्स सेम, एंगल रिमेन्स सेम, लिक्विड में भी एंगल इतना ही रहता है। डेंसिटी ऑफ द बॉब, मेटल का बॉब है ना, उसकी डेंसिटी दे रखी है 1600 MKS, और रो ऑफ लिक्विड का जो रो है ना डेंसिटी, वो दिया हुआ 800 MKS। आपको फाइंड क्या करना है, ये या इसके दो नाम होते थे, याद होंगे, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपको निकालना है। I'm repeating the question। दो पिच बॉल्स हैं, मेटालिक बॉल है, थोड़ी मेटल की बॉल है और एयर में लटकी हुई है। जब इक्विलिब्रियम आ गया, ये क्यों इसके ऊपर रिपेल कर रहा है, तो उस टाइम एंगल कितना है, 15 डिग्री। फिर इसको डिप कर दिया किसी लिक्विड में, लिक्विड में डिप करने के बाद भी एंगल 15 डिग्री है। फिर क्वेश्चन क्या है, उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बताइए। आओ बताते हैं। ट्रायंगल का नाम रख दें ABC, और यहाँ में से D लिख देते हैं, तो बात नहीं। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करता है, दिस इज फोर्स इन एयर, पहले क्योंकि हवा में लटके हैं, और ये एंगल 90 है और ये एंगल थीटा है, 15 डिग्री है, हवा में है तो भी 15, लिक्विड में डुबो दिया इन मेटेलिक बॉब्स को तो भी 15। क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। एक लेमीज थ्योरम है, लेमीज थ्योरम क्या कहती है, लेमीज थ्योरम हमेशा याद रखना, इन राइट एंगल ट्रायंगल में लगी हुई है। ये क्या है, फोर्स अपॉन ऑपोजिट साइड, फोर्स कौन सा, Fa अपॉन Fa मींस फोर्स इन एयर, इसके ठीक ऑपोजिट साइड कौन है, AB इज इक्वल टू वेट, नीचे है ना वर्टिकली डाउन, इसके ठीक अपोजिट ये नहीं है, ठीक अपोजिट, जब ये वर्टिकल डाउन है तो ये ठीक अपोजिट BC साइड है, ये बराबर। एक दूसरा मेथड भी है, टेंशन वाला कंसीडर कर लेंगे ना, उस मेथड से भी यही आंसर आएगा, वो मेथड भी बता दूंगा। तो फोर्स अपॉन अपोजिट साइड AB, क्योंकि कौन सी ट्रायंगल में लग रहा है, ABC में, ट्रायंगल का नाम भी रख देते हैं ABC, इस वाले फोर्स अपॉन अपोजिट साइड AB इज इक्वल टू फोर्स mg है, तो अपोजिट ये नहीं है, ये तो रेडी है ना, ठीक नीचे है तो ठीक ऊपर वर्टिकली अपोजिट, तो फोर्स इन एयर की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे सामने, mg इंटू AB बाई BC, AB बाई BC, ये तो टेंजेंट थीटा है बच्चों, तो इसको काट के आप tan थीटा बड़े मजे से लिख सकते हैं। फोर्स इन एयर आ गया, mg इंटू tan थीटा। अब दोबारा से डायग्राम बनाएंगे, चेंज क्या होगा बच्चों, अब लिक्विड डाल दिया, एंगल फिर भी वही 15 डिग्री रहा, थीटा 15 डिग्री, ये थीटा कितना है बच्चों, 15 डिग्री, फिर वही, लेकिन अब की बार mg नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड आ गया ना, लिक्विड में कोई चीज जब डूबी हुई होती है तो
mg डैश, ये नया वेट आ गया। तो ये हल्का होगा। आपको आर्किमिडीज की बात याद आ गई होगी, पानी में कोई भी चीज हल्की हो जाती है, यूरेका यूरेका, जब बोला था उन्होंने तालाब में नहाते हुए, मिल गया मिल गया। बहुत दिनों से वो परेशान थे, उनको एक लॉ की डिस्कवरी करनी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था, एकदम समझ आया नहाते हुए। इसलिए पैशन होना चाहिए पढ़ाई का। कई बातों के आंसर नहाते हुए, कईयों के खाना खाते हुए, कईयों के बात करते हुए एकदम ध्यान आएंगे, अरे ये बात मैंने उस न्यूमेरिकल में नहीं लगाई, अब लगाता हूँ तो सॉल्व हो जाएगा बच्चों। बस पैशन होना चाहिए। कम ऑन। अब ये वाला चार्ज के हो, इस वाले चार्ज के हो को इधर डिपेंड करेगा। इसको बोलेंगे फोर्स इन मीडियम, क्योंकि अभी मीडियम लिक्विड है। दोबारा से वही थ्योरम लगाएंगे, कौन सी? लेमीज थ्योरम। दोबारा से वही ट्रायंगल बोलेंगे इसको, ए बी सी। दोबारा से फोर्स इन मीडियम आ जाएगा। बस फोर्स इन मीडियम, नया वेट हो गया, mg डैश बोल देंगे इसको, न्यू वेट इनटू टेंजेंट ऑफ द सेम एंगल, क्योंकि एंगल रहा ही सेम है। फिर 15, ये भी 15 डिग्री बच्चों, तो ये भी 15 ही रहा। तो अब इसका ऐसा, दिस इज न्यू वेट, दिस वेट इज लाइटर। अब ये फोर्स इन मीडियम है, ये फोर्स इन एयर है। हमने आपको पहले बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। तो अब ये तो यूज नहीं होगा, ये यूज हो रहा है। डिवाइड कर देंगे इसको इससे, 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, जल्दी जल्दी मार दो डिवाइड। तो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, दैट इज कॉल्ड के, कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमें फाइंड करना है ये वाला, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। 10 15 से 10 15 उठ जाएगा, तो क्या बचेगा? mg अपॉन mg डैश। ये कौन है? नया वेट, न्यू वेट, जो कि लाइटर है, हल्का है। पानी में, लिक्विड में कोई चीज हल्की हो जाती है। फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज व्हाट? वेट of bob in air, weight of bob in liquid. तो weight को लिखो फार्मूला 4/3 pi r cube वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉब इनटू g। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है बच्चों। ध्यान देखो, ये जो नया वेट होगा ना, ये थोड़ा सा चेंज होगा। ये पुराने वेट में अपथ्रस्ट फोर्स, इसको बोलते हैं बॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। आपको 11th क्लास याद आ गई होगी। जो ही लिक्विड में डुबाया जाता है तो ये फोर्स ऊपर की ओर आ जाता है अपथ्रस्ट। यही तो इसको अपोज कर रहा है, यही तो इसको लाइटर बनाएगा, हल्का बनाएगा। तो mg माइनस u होगा mg डैश। mg डैश विल बी इक्वल टू mg माइनस u। ये नीचे कौन था? mg, ऊपर कौन है? u। तो नया वेट जो बनेगा mg को u क्योंकि अपोज कर रहा है, तो इसलिए mg डैश विल बी इक्वल टू mg माइनस u। ये कौन है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमारा टारगेट है, ये हमें फाइंड करना है। बस इसको सॉल्व करेंगे, ये 11th का कंसेप्ट भी बीच में लग गया, 12th का भी। तो ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में नहीं आ सकता, बोर्ड में भी आता है बच्चों। तो इसलिए कर कैपिटल के कंजर्व टू बी। दोबारा लिख रहा हूँ इसको बच्चे, 4/3 pi r cube इंटू रो डेंसिटी ऑफ द बॉब इंटू g। नीचे ये mg, ये वही वेट ऑफ द बॉब है, वेट ऑफ द बॉब है, तो यहाँ भी वही 4/3 pi r cube डेंसिटी ऑफ द बॉब। बॉब का वॉल्यूम, बॉब की डेंसिटी, बॉब का मास इनटू जी, बॉब का वेट, मेटेलिक बॉब का वेट। अब थ्रस्ट क्या होता है? 4/3 pi r cube वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? लिक्विड का, जो लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया। क्योंकि बॉल खुद गोल है, तो गोल ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। बस दोनों में फर्क है, ये डेंसिटी बॉब की है, ये डेंसिटी लिक्विड की है। क्योंकि लिक्विड का वेट, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो लिक्विड का होता है बच्चों, लिक्विड का है तो लिक्विड की डेंसिटी आएगी। बस आप सॉल्व कर दो, 4/3 pi r cube कैंसिल हो गया, कॉमन लेके जी क्यों जी कैंसिल हो गया जी? तो देखो कैपिटल के क्या है, ऊपर क्या डेंसिटी ऑफ द बॉब, जो कि आपको दे रखी है 1600, स्वीट 1600, और ये कौन है? 1600, स्वीट 1600, नीचे 800। यू विल गेट आंसर 1600 अपॉन 800, आंसर इज 2। वैसे भी आपको याद है k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल इज 2, वो मटेरियल वो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आप फर्स्ट फोर्स माइंड, ठीक है। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, यू कैन डू इजीली। 11th का कंसेप्ट लग गया, वेट कुछ कम हो जाता है इसलिए ऐसा। लेट अस मूव। एयर में भी वही एंगल, लिक्विड में भी वही एंगल, तो लिक्विड का के मान रहा था फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, यू नो द रेशियो इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पुरानी हो गई अब ये बात, आपको याद है ये बात, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख देते हैं। चलो मूव करते हैं। Electric intensity due to a charge rain. To derive for electric intensity due to a charged rain at a point on axis of the ring. उस रिंग का एक्सिस दे दिया, बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी था, हमने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डिराइव की थी 11th में। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो ये रिंग है, इस रिंग के कारण ये रिंग पड़ी नहीं खड़ी है, कोई बैंगल या कड़ा मान लो, जैसे खड़ा है, खड़ा हुआ तो गोल गोल ऐसे बनाते, जब ये खड़ा हुआ है तो ऐसे, ये ऐसे नहीं है बच्चों, ये ऐसे, और एक्सिस कौन सा है, ये वाला यहाँ पे लिखा एक्स डिस्टेंस पे। इसकी खुद की रेडियस क्या है, सपोज करो ए, पूरी रिंग के कारण चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसके कारण हमें यहाँ निकालना है। कैसे करेंगे, जैसा फिजिक्स में करते हैं, तुम्हें याद होगा, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटे से एलिमेंट का चार्ज क्या है डी क्यू, इसके कारण पहले निकालेंगे यहाँ इंटेंसिटी, फिर पूरे के कारण निकालने के लिए इंटीग्रेशन। तो ये डिस्टेंस सपोज करो आर है, ये डिस्टेंस कितना है आर, कम ऑन, इसके कारण निकालेंगे। फॉर्मूला हमें आता है, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है ना, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो छोटा सा ई निकलेगा, उसको हम कहेंगे डी। फॉर्मूला के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस देखो आर है ना, और चार्ज क्या है इसका डी क्यू, तो डी ई लिखा है। ये तो मैग्नीट्यूड है। फिर याद करो वो पुरानी बात, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डायरेक्शन धीरे से यूनिट चार्ज पुट कर देंगे, यूनिट मास पुट करते थे 11th में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट करेंगे, ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को जिधर भी रिपेल करता है, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, एकदम सीधी, तो डी की डायरेक्शन ही। जैसा एलिमेंट यहाँ कंसीडर किया बिल्कुल वैसा यहाँ करेंगे, डी एंड डी क्यू, ये भी इसको इधर ही रिपेल करेगा, डी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। ये अंदर एंगल थीटा है बच्चों, ये थीटा है, ये दोनों भी थीटाज होंगे, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको रिजॉल्व कर लेंगे लाइक इस डी के दो कंपोनेंट करवाओ, डी कोस थीटा, ये हो जाएगा बच्चों डी साइन थीटा, इस डी का भी कंपोनेंट करो, डी कोस थीटा, ये कौन सा हो जाएगा डी साइन थीटा, इक्वल एंड अपोजिट, दे विल गेट कैंसल्ड। तो टोटल जो ई निकलेगा डी कोस थीटा को इंटीग्रेशन करने से निकलेगा, एक एलिमेंट के कारण एक डी कोस थीटा, दूसरे एलिमेंट के कारण दूसरा डी कोस थीटा। तो टोटल जो E is obtained by integrating d cos theta limits, ताकि पूरी वायर की पूरी लेंथ कंसीडरेशन में आ जाए, पूरी तो 0 to 2 पाई है, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये दोनों टुकड़े एक ही साइड गए हुए हैं ना, इसलिए और लिख देता हूँ, और ऐसा कर सकते हैं 2d cos theta कर दो बच्चों, फिर इंटीग्रेशन करो, d cos theta plus d cos theta both will be added up। लेकिन अब ये देखना, आधी रिंग के कारण ये है, आधी रिंग के कारण ये है, अब जो लेंथ ये होगी 2 पाई ए की बजाय पाई ए सर्कमफ्रेंस का, आप इससे आंसर निकालें या इससे आंसर निकालें, सेम आंसर आपको कैलकुलेट करके आना है। घर से cos थीटा की वैल्यू प्लेस बाय हाइपोटेन्यूज, प्लॉट यू विल हैव टू प्लॉट ए ग्राफ आल्सो, न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहो, ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, बहुत मेहनत करो, पैशन डेवलप करो, यू विल गेट सक्सेस श्योरली। So you will create a passion. Have a nice day, my dear.